हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सभी लोग। आई होप यू ऑल आर डूइंग ग्रेट। मैं अंकिता, आपकी इंग्लिश एजुकेटर, एंड वेलकम टू माय चैनल एंड वेलकम टू आवर इंग्लिश क्रैश कोर्स। आज हम रॉबर्ट फ्रॉस्ट की दूसरी पोम को देखेंगे, फायर एंड आइस। पिछली जो पोम थी डस्ट ऑफ स्नो, वो भी रॉबर्ट फ्रॉस्ट ने ही लिखी थी और उस पोम में मैंने रॉबर्ट फ्रॉस्ट से रिलेटेड कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स भी बताए थे, जैसे राइटिंग स्टाइल से रिलेटेड या किस तरीके की पोम्स वो लिखा करते हैं। तो अगर वो आपको पता होगा तो कई बार इन दोनों फॉर्म से कुछ इस तरीके के क्वेश्चंस फ्रेम होते हैं। तो अगर आपको वो पॉइंट्स पता होंगे तो आप उन क्वेश्चंस को और भी आसानी से आंसर कर पाओगे। तो अगर वो वीडियो नहीं देखा है तो आप उसे जरूर देख लेना, ठीक है। अब हम ये पोम में आगे बढ़ते हैं, लेकिन उससे पहले आपको इस वीडियो को लाइक कर देना है, ज्यादा से ज्यादा शेयर कर देना है कि मैक्सिमम स्टूडेंट्स तक ये पहुंचे। और अगर अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो इसे जरूर सब्सक्राइब कीजिए। ऑलराइट स्टूडेंट्स, तो अब हम स्टार्ट करते हैं हमारी पोम फायर एंड आइस। ऑलराइट स्टूडेंट्स, तो जैसे मैंने आपको बताया कि फायर एंड आइस ये पोम भी रॉबर्ट फ्रॉस्ट ने ही लिखी है। इस पोम के अंदर फ्रॉस्ट ने नेचर के दो एलिमेंट्स को डिस्कस किया है, एक है फायर और दूसरी है आइस। और ये बताया है कि किस तरीके से ये दोनों ही एलिमेंट्स पूरी दुनिया को खत्म रखने की पावर रखते हैं। अब इन दोनों एलिमेंट्स को उन्होंने कुछ ह्यूमन डिजायर्स, ह्यूमन हेट्रेड, इससे भी कंपेयर किया है। तो कंपैरिजन किस तरीके से किया है और किस तरीके से ये दोनों एलिमेंट्स पूरी दुनिया को खत्म करने की पावर रखते हैं, वो समझते हैं। पहला स्टैंजा देखते हैं। इस पोम के अंदर भी दो स्टैंजाज ही है, ठीक है। तो पहला स्टैंजा है, सम से द वर्ल्ड विल एंड इन फायर, सम से इन आइस, फ्रॉम व्हाट आई हैव टेस्टेड ऑफ डिजायर आई होल्ड विद दोज हु फेवर फायर। अब यहाँ फायर और आइस इन दोनों को ही मैंने हाईलाइट किया है क्योंकि ये कीवर्ड्स भी हैं और इन्हीं के ऊपर पूरी पोम जो है हमारी डिपेंड करती है। तो फायर को किस तरीके से, किस चीज से सिंबलाइज किया है इस पोम के अंदर फ्रॉस्ट ने, डिजायर्स से। और आइस दर्शाती है इनसेंसिटिविटी को। इनसेंसिटिव होने का मतलब होता है लैक ऑफ इमोशंस होना, दूसरे के प्रति दया भाव बिल्कुल नहीं होना, ठीक है। तो ये दोनों वर्ड्स जो सिंबलाइज करते हैं वो है डिजायर्स एंड इनसेंसिटिविटी। तो जो इस स्टैंजा की पहली दो लाइंस है ना, वो बेसिकली कुछ लोगों के बारे में बात कर रहे हैं कि इस पूरी दुनिया में जितने लोग हैं ना, तो आधे लोग तो ये कह रहे हैं कि ये पूरी दुनिया जल के खत्म हो जाएगी। कि जो धरती की कोर है, अर्थ की जो कोर होती है ना, अर्थ के 3 लेयर्स होते हैं, कोर, मेंटल, क्रस्ट। तो जो कोर है उसका टेम्परेचर इतना ज्यादा बढ़ जाएगा और वो इतना गर्म हो जाएगी पूरी धरती कि जल के खत्म हो जाएगी। तो फायर में इतनी पावर है। वहीं जो दूसरा ग्रुप है लोगों का, उनका कहना है कि ये धरती का टेम्परेचर इतना गिर जाएगा और इतनी ज्यादा ठंडक हो जाएगी धरती पे, इतनी ज्यादा बर्फ जम जाएगी कि उससे भी धरती खत्म हो सकती है। यानी ये जो दूसरा ग्रुप है उसका ये कहना है कि जो असर फायर का इस धरती पे होगा ना, कि अगर फायर इस धरती को खत्म कर सकती है, उतना ही कैटास्ट्रॉफिक इफेक्ट आइस का भी इस धरती पे होगा। तो कैटास्ट्रॉफिक इफेक्ट का मतलब क्या होता है, कॉजिंग अ ग्रेट डैमेज, बहुत ज्यादा नुकसान पहुंचाना। तो दोनों ग्रुप्स जो बात कर रहे हैं ना, वो यही बात कर रहे हैं कि फायर में भी दुनिया को खत्म करने की क्षमता है, आइस में भी दुनिया को खत्म करने की क्षमता है। बस ये क्या कर रहे हैं, उनके ऑप्शंस अलग अलग हैं। कि एक कह रहा है कि फायर के थ्रू पूरी दुनिया जल जाएगी और एक कह रहा है कि आइस के थ्रू पूरी दुनिया जम जाएगी, लेकिन एंड रिजल्ट सेम ही होगा कि दुनिया का खात्मा हो जाएगा। अब बारी आती है हमारे रॉबर्ट फ्रॉस्ट की, कि मैं कौन सा ग्रुप जो है उसको सिलेक्ट करूं। मैं फायर वाले ग्रुप के साथ जाऊं कि जल के खत्म हो जाएगी ये दुनिया, या फिर मैं आइस वाला ग्रुप चुनूं कि दुनिया जम के खत्म हो जाएगी। अब जब फ्रॉस्ट को डिसीजन लेने की बारी आती है ना कि मैं फायर वाले ग्रुप के साथ जाऊं या आइस वाले ग्रुप के साथ जाऊं, तो रॉबर्ट फ्रॉस्ट क्या करते हैं, इस फायर को और आइस को ह्यूमन इमोशंस के साथ कंपेयर करते हैं। कि फायर क्या दिखाता है, फायर इंसान का कौन सा इमोशन दिखाता है, डिजायर्स वाला। और आइस कौन सा इमोशन दिखा रही है, इनसेंसिटिव होने का, कि हेट्रेड, नफरत, दूसरे के प्रति कोई दया भाव नहीं होना। इनसे कंपेयर कर कर देखता है पहले, और ये कंपैरिजन के बाद कौन सा ग्रुप सेलेक्ट करता है, फायर वाला। इसको पढ़कर देखते हैं। The poet then compares of fire and ice with destructive features of human emotions. ये जो दोनों इमोशंस की बात इस पोम में की गई है, दोनों ही डिस्ट्रक्टिव इमोशंस है। वो इमोशंस है जिससे पूरी दुनिया खत्म हो सकती है। डिजायर्स एंड हेट्रेड, इच्छाएं और नफरत, ये वो दोनों इमोशंस है जिससे सब कुछ तहस नहस हो सकता है। कैसे, जानते हैं। ही सेज दैट फ्रॉम व्हाट ही इज अवेयर अबाउट द एंडलेस डिजायर्स ऑफ ह्यूमन, ही वुड फेवर द वंस हु से दैट इट वुड बी फायर. By saying so, he brings about the idea that human beings let their emotions rule them, and the consequences of
अनमॉनिटर्ड लॉन्गिंग इज केओस। यहाँ पर जब ये कंपेयर करता है ना कि इंसान की डिजायर्स जीतेंगी या इंसान की हेट्रेड जीतेगी, तो जो पहला चुनाव करता है कि इंसान की डिजायर्स, यानी वो फायर वाले ग्रुप के साथ जाता है, क्योंकि फ्रॉस्ट का कहना है कि इंसान की जो डिजायर्स हैं, जो इच्छाएं हैं, वो इतनी ज्यादा है कि वो कभी भी फुलफिल नहीं हो पाती हैं। उसकी एक इच्छा पूरी होगी तो दूसरी इच्छा पूरी होगी तो तीसरी, फिर चौथी, फिर पांचवी, यानी इच्छाओं का कोई अंत ही नहीं है। और ये बढ़ते बढ़ते ये इच्छाएं इतनी ज्यादा बढ़ जाती हैं कि इंसान के आउट ऑफ कंट्रोल हो जाती हैं। तो बाद में इच्छाएं इंसान के कंट्रोल में नहीं, बल्कि इंसान इच्छाओं के कंट्रोल में होने लग जाता है। और इसी वजह से पूरी दुनिया खत्म होने की कगार पे भी आ जाती है, क्योंकि एक दिन ऐसा आता है जब ये इच्छाएं बढ़ती बढ़ती ये हो जाती है कि मुझे ये सल्तनत भी चाहिए, मुझे वो एरिया भी चाहिए, पूरी धरती मेरे कंट्रोल में होनी चाहिए, मैं पूरी धरती का राजा होना चाहिए। होता है ना दैट पावर दैट वी डिजायर फॉर। वो पावर की जो डिजायर होती है ना, वो बढ़ते बढ़ते इतनी हो जाती है कि आखिर में वॉर्स होती हैं। तो उस डिजायर के अंदर पूरी दुनिया जल के खाक हो सकती है। तो जो पहला ऑप्शन ये सेलेक्ट करता है वो होता है फायर। ठीक है, नेक्स्ट स्टेंजा। बट इफ इट हैज टू पेरिश ट्वाइस, पेरिश का मतलब होता है डाई, या तो डेथ या फिर डिस्ट्रॉय, मतलब डिस्ट्रक्शन बेसिकली। But if it had to perish twice, I think I know enough of hate to say that for destruction, ice is also great and would suffice. Suffice का मतलब है sufficient, और यहाँ इसका क्या कहने का मतलब है, फ्रॉस्ट क्या कहता है कि पहले तो मैं क्या चुनूंगा, फायर को, कि भाई आग में जल के खत्म हो जाएगी, लेकिन अगर दुनिया को मौका मिला एक बार और खत्म होने का, एक बार और पेरिश होने का, तो दूसरी बार डेफिनेटली आइस की वजह से ही ये दुनिया जो है खत्म हो जाएगी, जमकर खत्म हो जाएगी। क्यों? ड्यू टू लैक ऑफ इमोशंस, हेट्रेड। एक इंसान को दूसरे इंसान से लगाव ही नहीं है, नफरत है, एक जलन है, एक ईर्ष्या है कि वो क्यों बेहतर कर रहा है मुझसे, वो की उसकी तरक्की क्यों हो रही है, और अगर उसको तरक्की करनी है तो वो बिल्कुल तरक्की करे, लेकिन मेरे से ऊपर नहीं उठना चाहिए। जेलसी की वजह से बहुत कुछ तहस नहस हो सकता है, रिश्ते बिगड़ जाते हैं, और जब रिलेशंस बिगड़ जाते हैं, एक इंसान का दूसरे इंसान के प्रति जो लगाव होता है, जब वो खत्म हो जाता है, तो अल्टीमेटली ये दुनिया का अंत ही तो करता है ना। दो स्लो एंड स्टडी इट हैज द सेम इफेक्ट दैट डिजायर हैज ऑन अर्स, कि डिजायर्स या फायर, उसका जो हम पर असर होता है ना, आइस का भी हमारे ऊपर वैसा ही कुछ असर होता है, यानी खात्मा होने का। So, if given an option between fire and ice would be just as good as fire to destroy the world. कि आग में तो जल की दुनिया बिल्कुल खत्म हो सकती है, लेकिन आइस भी कोई कम नहीं है, वो भी उतनी ही कॉम्पिटेंट है जितनी फायर। आइस में भी उतनी ही ताकत है, उतनी ही कैपेसिटी है जितनी फायर में है, और आइस भी इस दुनिया को खात्मा करने का पूरा दम रखती है भाई। यानी आइस भी उतनी ही ज्यादा ताकतवर है और उतना ही बढ़िया ऑप्शन है दुनिया को खत्म करने के लिए, जितना अच्छा ऑप्शन हमारी फायर है। ठीक है, तो ये है हमारा ये पोअम का एक्सप्लेनेशन। बेसिकली पोअम फायर और आइस के ऊपर है कि फायर में खत्म होगी दुनिया या आइस में खत्म होगी। और फायर बेसिकली ह्यूमन डिजायर्स है, वो डिजायर्स जिनका कोई अंत ही नहीं है, आगे से आगे तरक्की करना या पावर को पाना, इस वजह से दुनिया का अंत हो सकता है। और दुनिया का अंत आइस की वजह से भी हो सकता है। आइस अगेन हेट्रेड, इनसेंसिटिविटी या जेलसी, इन सब इमोशंस को दर्शाता है। तो दोनों ही आइस और फायर जो है दुनिया का अंत कर सकती हैं। सो दिस वाज द एक्सप्लेनेशन स्टूडेंट्स। आई एम श्योर ये अच्छे से समझ में आ गया होगा। डाउट अगर होगा तो क्या करेंगे, आप कमेंट में मुझसे पूछ लेंगे। ठीक है, अब हम बढ़ते हैं इस पोम की थीम पर। थीम क्या है? वही हेट्रेड एंड पावर ऑफ इमोशंस। कई बार हमारे इमोशंस और हमारी नफरत में हम इतने अंधे हो जाते हैं कि हम रियलिटी नहीं देख पाते। हम ये नहीं देख पाते हैं कि हमारी नफरत की वजह से पूरी दुनिया के अंदर कितनी जंग छिड़ी हुई है ना। और इसी की वजह से इस कायनात को, इतनी खूबसूरत दुनिया को हम खत्म कर सकते हैं। सो हेट्रेड एंड पावर ऑफ इमोशंस आर द मेजर थीम्स ऑफ द पोएम। द पोएट डिस्कसेस द डिस्ट्रक्टिव फीचर्स ऑफ ह्यूमन इमोशंस। ये जो इमोशंस है जिनकी मैंने बात करी, या इसके अलावा आप इनको और वर्ड्स से भी एक्सप्रेस कर सकते हो, जैसे जेलसी, हेट्रेड यहाँ ऑलरेडी लिखा हुआ है, इनसेंसिटिविटी, एनवियस होना किसी के प्रति, ये सारे वो इमोशंस हैं जिसकी वजह से दुनिया का अंत हो सकता है। अब हम इसकी मैसेज को समझते हैं कि जैसे हमने जाना कि इंसान की डिजायर्स और इंसान की नफरत की वजह से, उसकी जेलसी की वजह से दुनिया खत्म हो सकती है, इसीलिए इंसान को ये चाहिए कि
वो अपने इमोशंस को अपने कंट्रोल में रखे, ना ही खुद अपने इमोशंस के, इस नफरत के या इन इच्छाओं के कंट्रोल में आ जाए. सो दिस इज द मैसेज फ्रॉस्ट इज कन्वेइंग टू हिज रीडर्स. Then the conclusion of the poem. The conclusion is the more we satisfy our greed. Greed क्या होता है? लालच. तो जितना हम हमारे लालच को सेटिस्फाई करते हैं, लालच को सेटिस्फाई करना कि भाई मान लो चॉकलेट चाहिए, तो चॉकलेट ला दो, चॉकलेट ला दो, तो चॉकलेट लाती जाएंगे, तो एक टाइम के बाद ये नहीं हो जाएगा कि हाँ भाई हमें एक चॉकलेट मिल गई तो बस रुक गए. नहीं, और चॉकलेट चाहिए, नहीं नहीं और चॉकलेट चाहिए मम्मा. तो हम रुकते नहीं है, हमारी ग्रीड का कोई सेटिस्फेक्शन नहीं है. सो जब ग्रीड को सेटिस्फाई करना असंभव हो जाता है, इट मीन्स हम हमारी ग्रीड के कंट्रोल में आ चुके हैं. सो द मोर वी सेटिस्फाई आवर ग्रीड, द मोर इट इंक्रीजेस, वो बढ़ती चली जाती है. सिमिलरली हेट्रेड इज ऑल्सो ruining ह्यूमंस स्लोली. कि जो नफरत है वो हमें इंसान ही नहीं रहने देती. जब हमारे अंदर नफरत पनपने लगती है ना, तो इंसानियत खत्म होने लगती है. He concludes that both the weapons are equally dangerous and destructive. और इसी पर फ्रॉस्ट ये कंक्लूड करते हैं कि ये जो नेगेटिव इमोशंस होते हैं ना, चाहे हेट्रेड वाला इमोशन हो या इनसेंसिटिव होने का, ये वो इमोशंस हैं जो हथियार की तरह काम करते हैं. और ऐसे हथियार जो पूरी कायनात को, पूरी दुनिया को, पूरी इंसानियत को खत्म कर सकते हैं. Right? So this was the theme, message and conclusion of this poem. अब हम राइम स्कीम को पढ़ते हैं. वैसे तो राइम स्कीम मैंने पिछले वीडियो में भी बताया था डस्ट ऑफ स्नो के अंदर. राइम स्कीम कैसे आइडेंटिफाई की जाती है? सबसे पहले पोम को स्टैंजा वाइज हम देखते हैं और उसके बाद स्टैंजास को जरूरत अगर पड़े तो स्टैंजास को आपस में कंपेयर करते हैं. तो हर स्टैंजा में, मान लीजिए अगर एक स्टैंजा में 4 लाइनें हैं, तो हर लाइन के जो लास्ट के जो वर्ड्स होते हैं, उन वर्ड्स को आपस में कंपेयर करते हैं कि उनका जो साउंड है या प्रोनाउंसिएशन है सिमिलर है क्या. इसी को बेसिकली राइम करना कहते हैं. राइम जैसे सिमिलर साउंड के जो वर्ड्स होते हैं कि आया, पाया, साया, ये सारे सुनने में राइमिंग है ना. तो देखो, ये अगर पहला स्टैंजा हम देखें और चारों लाइन के लास्ट वर्ड्स को कंपेयर करो, फायर, आइज, डिजायर, फायर, तो हमने देखा 4 वर्ड्स में से जो 3 वर्ड्स हैं, फायर, डिजायर और फायर, इनका जो राइम है वो सेम है. तो ये पैटर्न एक बन गया. तो इन तीनों वर्ड्स को हमने किससे रिप्रेजेंट कर रहे हैं? ए सिंबल से रिप्रेजेंट कर दिया. वहीं जो सेकंड नंबर का जो वर्ड है आइस, वो एकदम अलग ही प्रोनाउंसिएशन है उसका. ठीक है, तो उसको हमने बी, क्योंकि वो अलग है तो हमने उसको बी से रिप्रेजेंट कर दिया. अब नेक्स्ट स्टैंजा में आओ. नेक्स्ट स्टैंजा के अंदर 5 लाइनें हैं और इन पांचों के जो लास्ट वर्ड्स हैं वो है ट्वाइस, हेट, आइस, ग्रेट, सफाइस. अब इसमें अगर आप ध्यान दो तो ट्वाइस, हालांकि ये सेकंड स्टैंजा है, लेकिन ट्वाइस वर्ड जो है पहले स्टैंजा के आइस वर्ड से मेल खा रहा है, राइम कर रहा है. तो आप क्या करोगे? आइस को जो सिंबल दिया था वही सिंबल ट्वाइस को भी दे दोगे. ट्वाइस, आइस, सफाइस, इन तीनों को भी सेम सिंबल रहेगा. यानी जो वर्ड्स सेम साउंड में होते हैं या सेम राइम के अंदर होते हैं, उनको हम सेम वर्ड ही कहते हैं, चाहे वो डिफरेंट स्टैंजा में ही क्यों ना हो. ठीक है. हेट और ग्रेट ये सुनने में सिमिलर साउंड करते हैं, यानी राइम है, तो यहाँ पर सी और सी से इसको रिप्रेजेंट करेंगे. अब जब ये पूरा रिप्रेजेंट या सिंबल कर देने के बाद, जब हम उसकी लाइन वाइज उस पूरी स्कीम को अगर देखें तो क्या होता है? ए बी ए, बी सी बी, ये पैटर्न निकल कर आता है. इसी को ही राइम स्कीम कहते हैं. राइट. अब यहाँ मैं आपको एक चीज और बताती हूँ. कुछ जगह ये जो पोम है वो 2 स्टैंजास के अंदर अवेलेबल है, जहां पहला स्टैंजा 4 लाइनों का है, दूसरा स्टैंजा 5 लाइनों का है. लेकिन कई जगह आपको ये पोम जो है वो 3 स्टैंजास में भी मिलेगी और हर स्टैंजा में 3 लाइनें हैं, यानी 3 3 3. तो मैंने बताया ना कि राइम स्कीम हमेशा स्टैंजा वाइज बनती है. तो उस केस के अंदर इसका वो पैटर्न तो देखो सेम ही रहेगा, लेकिन फिर जो स्कीम है वो 3 3 के अंदर डिवाइड हो जाएगी. मतलब यहाँ पर आप देखो कैसे 2 में डिवाइडेड है, जहां पहले ए बी ए है और फिर बी सी बी है, 2 हिस्सों में डिवाइडेड है. लेकिन जहां पर 3 जगह ही अवेलेबल है, वहां पर ये 3 स्टैंजा वाइज 3 हिस्सों में डिवाइडेड है, ए बी सी बी. ठीक है. तो ये हुई इस पोम की राइम स्कीम. नेक्स्ट इज पोएटिक डिवाइसेस. पोएटिक डिवाइसेस भी मैंने आपको अच्छे से समझाया हुआ है कि होता क्या है. पोएटिक डिवाइसेस का यही मतलब होता है कि जब कोई भी इंसान, मतलब जरूरी नहीं कि कोई बहुत ही बड़ा स्पीकर या राइटर ही हो, आप और मैं जैसे ऑर्डिनरी इंसान भी जो है, वो भी जब अपनी बात को बहुत ही गहरा, डीपर और बहुत ही बड़ा मीनिंग देने की कोशिश करते हैं, तो पोएटिक डिवाइसेस का इस्तेमाल करके हम वो बात कह पाते हैं. ठीक है. जैसे मैंने पिछला एग्जाम्पल भी यही दिया था कि जो हिंदी मूवी सॉन्ग्स जो होते हैं ना,
वो बहुत है कि भाई चंदा है तू, मेरा सूरज है तू, मतलब अगेन कि अपने बच्चे से कह रही है कि तू मेरे लिए कोई मामूली चीज नहीं है, तू मेरे लिए चांद और सूरज जितना जरूरी है, इतना ज्यादा इंपॉर्टेंट है तू मेरे लिए। तो ये जो एक कंपैरिजन बना है ना, इतना तगड़ा कंपैरिजन कि चांद और सूरज जो पूरी कायनात के लिए इंपॉर्टेंट है, तू उतना इंपॉर्टेंट है मेरे लिए। तो ये जो बात कहने का एक तरीका है, जो चीज की एक इंपॉर्टेंस दिखाई जा रही है, उसकी डेप्थ दिखाई जा रही है, तो उसे पोएटिक डिवाइसेस के थ्रू ही दर्शाया जाता है। इस पोम के अंदर 4 पोएटिक डिवाइस यूज हुई है। अब मैं आपको एक बताऊं, पोएटिक डिवाइसेस तो और भी बहुत सारी होंगी इस पोम के अंदर, लेकिन आपके सिलेबस के अकॉर्डिंग जो जो है वही मैंने इसमें कवर किया है। तो एसोनेंस, ऑलिट्रेशन, पर्सोनिफिकेशन एंड एंजैम्पमेंट, ये 4 पोएटिक डिवाइस हैं। पहले हम ऑलिट्रेशन समझते हैं। ऑलिट्रेशन मैंने आपको पहले भी बताया था, टंग ट्विस्टर्स इसके बहुत बढ़िया एग्जांपल्स होते हैं। यानी एक सेंटेंस को अगर हम कवर करेंगे, एक सेंटेंसेस में जितने भी वर्ड्स हैं, उस हर वर्ड के सिर्फ पहले लेटर के साउंड को ही हमें कंपेयर करना है, और अगर सिमिलर साउंड रिपीट हो रहा है, सो द रेपिटेशन ऑफ दैट सेम साउंड इज नोन एज व्हाट, ऑलिट्रेशन। ठीक है, जैसे यहाँ पर क्ल साउंड जो है रिपीट हो रहा है, और ध्यान दें क्ल साउंड शुरुआती लेटर्स के साउंड है, शुरुआती लेटर के साउंड, ये चीज हमेशा ध्यान रखें। अब ये क्ल, क्ला, क्ले, क्ली, क्लू कैसा भी हो उससे फर्क नहीं पड़ता, क्ल है और बात खत्म हो जाती है कि क्लैरी का क्ले है, क्लोज्ड का क्लो है। तो ये वैसे चेंज हो रहा है कि क्ले, क्ला, क्ली, क्लू हो रहा है, लेकिन क्ल है, सेम है और रिपीट हो रहा है, तो वो ऑलिट्रेशन हो गया। ठीक है, मैक्सिमम टंग ट्विस्टर्स जो होते हैं वो ऑलिट्रेशन का एग्जाम्पल होते हैं। इसके अलावा इस पोम के अंदर ऑलिट्रेशन है फेवर फायर में, दोनों ही वर्ड्स के अंदर फर्स्ट साउंड जो है वो रिपीट हो रहा है। दूसरा एग्जाम्पल है वर्ल्ड विल, तो जो व साउंड है वो रिपीट हो रहा है। ठीक है, सो दिस रेपिटेशन ऑफ द साउंड ऑफ द फर्स्ट लेटर ऑफ ऑल द वर्ड्स इन अ सिंगल सेंटेंस इज नोन एज ऑलिट्रेशन। अब हम समझते हैं एसोनेंस। ऑलिट्रेशन की ही तरह एसोनेंस भी रिपीटेशन ऑफ साउंड्स है, लेकिन इसमें 2 चीजों का ध्यान रखना है बस। एक चीज ये है, एसोनेंस सिर्फ वावल साउंड्स के बारे में बात करता है। वावल साउंड्स ए, ई, आई, ओ, यू, ये साउंड्स जो होते हैं सिर्फ उनके बारे में बात करता है कि सिर्फ वावल साउंड्स का जब रेपिटेशन होगा वो एसोनेंस होगा। दूसरा, ऑलिट्रेशन के अंदर सिर्फ वर्ड के शुरुआती लेटर का जो साउंड होता है हम सिर्फ उसे ही देखते हैं। ठीक है, जैसे यहाँ हमने सिर्फ क्ले साउंड को देखा, इसमें क्लैरी में र भी तो आ रहा है, क्लोज्ड में क्लोज्ड ये भी तो आ रहा है, लेकिन हमने वर्ड के बीच के या आखिरी साउंड्स पर ध्यान नहीं दिया। लेकिन असोनेंस के अंदर वावल साउंड शब्द में कहीं पर भी अगर आ रहा हो तो हम उसे ध्यान देंगे, वही रेपिटेशन इज नोन एज एसोनेंस। जैसे नो पेन नो गेन, अभी जो नो के अंदर ओ वाला साउंड जो है वो शुरुआत में नहीं आ रहा ना आखिर में आ रहा है, तो लेकिन रिपीट हो रहा है, नो नो इन दोनों वर्ड्स में रिपीट हो रहा है ओ साउंड, सो इट इज एसोनेंस। गेन, पेन, इन दोनों के अंदर ये जो ए, ये ना तो शुरुआत में है ना ही आखिर में है, ये सेंटर में है इन वर्ड्स के, तो ये जो ए साउंड है वो रिपीट हो रहा है, और ए एक वावल साउंड है, तो असोनेंस है। कीप योर आईज ऑन द प्राइज, अब यहाँ पर आईज में आई जो है वो शुरुआती साउंड है, और प्राइज में आई सेंटर में कहीं साउंड है, लेकिन आई साउंड रिपीट हो रहा है ना, बस तो आई साउंड रिपीट हो रहा है, सेम वावल साउंड, सेम वावल साउंड रिपीट हो रहा है, तो वो एसोनेंस हो गया। ठीक है, सो आई साउंड इन आईज एंड प्राइस इज सेम, तो इट इज नोन एज एसोनेंस। पोम के अंदर ये कहा है, आई होल्ड विद दोज हु फेवर फायर, तो ये जो होल्ड का ओ और ये जो दोस्त का ओ, ये जो है ये दोनों ही साउंड, मतलब ओ साउंड है और ओ एक वावल साउंड है, रिपीटिशन है, तो यहाँ पर ये एसोनेंस हो गया। ठीक है, क्लियर है स्टूडेंट्स की एसोनेंस क्या होता है। अब हम बढ़ते हैं पर्सोनिफिकेशन में। पर्सोनिफिकेशन भी वैसे तो मैंने आपको बताया हुआ है क्या होता है, लेकिन पर्सोनिफिकेशन होता है कि इस कायनात में जितनी भी चीजें एग्जिस्ट करती है, कुछ भी एग्जिस्ट करता है इंसान के अलावा, कुछ भी हो, इंसान के अलावा कुछ भी हो, जब उस कुछ भी पर हम इंसान की कोई क्वालिटी को अप्लाई करते हैं तो उसे पर्सोनिफिकेशन कहते हैं। फॉर एग्जाम्पल ये देखो कुर्सी है, इस कुर्सी का जो एक पाया है ना वो टूटा हुआ है, तो हम पाया कहते हैं ना इसको, लेकिन वहीं अगर हम इसको पैर कह के बुलाएं कि अरे यार ये क्या कुर्सी है, कितनी कमजोर कुर्सी लेकर आया, इसकी तो एक टांग ही नहीं है, इसका तो एक पैर ही टूट गया है,
तो कुर्सी का तो पैर नहीं होता, उसके तो पाया होता है, लेकिन हमने उसको पैर कह के बोला, तो हमने एक तरीके से इस तरीके से कुर्सी को बोल रहे हैं कि मानो वो कोई इंसान हो, तो हम इंसान की क्वालिटी उसको दे रहे हैं। तो ये होता है पर्सोनिफिकेशन। इस पोम में पर्सोनिफिकेशन क्या है? फायर और आइस। इन दोनों को ही इस तरह से बताया गया है कि जैसे तो कोई इंसान हो। फायर माने कि कोई इंसान है कि खुद जाएगा और कहीं आग लगा के आ जाएगा। आइस भी कि इतनी मतलब टेम्परेचर इतना बढ़ा देगा एसी का कि इतनी ठंडक हो जाएगी कि पूरी दुनिया जम जाएगी। मतलब फायर और आइस को किसी एलिमेंट की तरह नहीं बात करी गई है, ऐसे बात की गई एज इफ कि दोनों इंसान हैं, कि इनके पास अपना ही दिमाग है, कि फायर के पास भी दिमाग है। फायर अपने आप तो नहीं चला देगी ना कुछ भी, या आइस अपने आप तो कुछ भी नहीं जमा देगी ना। इन दोनों के पास अपना खुद का कोई दिमाग थोड़ी है कि फायर सोच रही है, आइस सोच रहा है। दे डोंट हैव एनी ब्रेन्स, दे डोंट हैव एनी माइंड। तो इसलिए इनको इस तरह से रिप्रेजेंट किया है इसके अंदर पोम में कि जैसे कोई इंसान हो। ठीक है, तो ये है हमारा पर्सोनिफिकेशन। नेक्स्ट इज इंजैम्पमेंट। इंजैम्पमेंट भी पिछली पोम के अंदर भी था। इंजैम्पमेंट पंक्चुएशन से समझा जाता है कि जब भी पोम के अंदर पहला पंक्चुएशन आ जाता है, उस पंक्चुएशन तक हम इंजैम्पमेंट को काउंट करते हैं। शर्त इतनी है कि वो पंक्चुएशन एक लाइन के खत्म होने के बाद दूसरी लाइन तक पहुंचना चाहिए। अगर सेम ही लाइन के अंदर कोई पंक्चुएशन आ जाता है, तो वो सिंपल सेंटेंस की तरह काउंट होता है, इंजैम्पमेंट की तरह काउंट नहीं होता। पंक्चुएशन मार्क्स के एग्जांपल्स कुछ मैंने आपके सामने दिए हुए हैं, जैसे कोमा, कोलन, फुल स्टॉप, एक्सक्लेमेशन मार्क। इस फॉर्म में समझते हैं कि कहाँ कहाँ इंजैम्पमेंट है। ये देखिए, सम से द वर्ल्ड विल एंड इन फायर, सम से इन आइस। तो यहाँ पहला वाला जो सम से द वर्ल्ड, यहाँ से लेके और सेकेंड लाइन के इन आइस तक कोई पंक्चुएशन मार्क नहीं है। पहला पंक्चुएशन मार्क आया है सेकेंड लाइन में, विच इज द फुल स्टॉप। तो यहाँ सम से लेकर आइस तक ये पहला इंजैम्पमेंट हो गया। Next is from what I have tasted of desire I hold with those who favor fire. Again दो लाइन लगातार चल रही है। दो लाइन लगातार चलने का मतलब है कि भाई एक लाइन को तो एक्सीड कर गया ना हमारा पंक्चुएशन मार्क। फुल स्टॉप एक लाइन खत्म होने के बाद आ रहा है। अगेन सेकेंड इंजॉयमेंट है ये। बट इफ इट हैज टू पेरिश ट्वाइस, कॉमा, इस बार एक सिंगल सेंटेंस में ही कॉमा आ गया है, तो सिंगल सेंटेंस में पंक्चुएशन मार्क आते ही उसे इंजैम्पमेंट नहीं कहा जाएगा। आप एक लाइन को क्रॉस करने के बाद ही अगर पंक्चुएशन मार्क आए तभी उसे आप इंजैम्पमेंट कंसिडर करेंगे, अदरवाइज नहीं। तो ये लाइन इंजैम्पमेंट नहीं है। I think I know enough of hate to say that for destruction, ice is also great and would suffice. अरे वाह, चार लाइनें लगातार आ रही हैं। चारों लाइनों में कहीं पर कोई भी कॉमा, फुल स्टॉप कुछ भी नहीं है, सीधा लास्ट में सफाइस पर ही है। तो यानी ये चारों लाइनें इंजैम्पमेंट में है। ठीक है, एक चीज और मैं बता दूं कि जरूरी नहीं कि इंजैम्पमेंट लाइन के आखिर में ही आए, सेंटर में भी कहीं आए ना। कि मान लो ये जो लास्ट वाला अगर हम कंसिडर कर रहे हैं, तो यहाँ पर मान लो आई थिंक आई नो इनफ ऑफ हेट टू से दैट फॉर डिस्ट्रक्शन आइस इज पर भी अगर कॉमा या फुल स्टॉप या कोई भी पंक्चुएशन मार्क आ जाए, तो भी उसको इंजैम्पमेंट कंसिडर किया जाएगा, क्योंकि वो लाइन के सेंटर में भी अगर आ जाए तो कोई फर्क नहीं पड़ता, कहीं पर भी आ जाए, बस एक लाइन क्रॉस होनी चाहिए। फिर एक लाइन और एक वर्ड भी अगर होगा तो हमारा इंजैम्पमेंट होगा। क्लियर है? तो ये थी हमारी पोएटिक डिवाइसेस बेटा। अब हम बढ़ते हैं इंपॉर्टेंट क्वेश्चन की तरफ। इस फॉर्म के अंदर जो सबसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है वो आपके लिए मैं लेकर आई हूं, और वो ये है, टुडेज वर्ल्ड इज कॉन्फ्लिक्ट रिडन। मतलब आज की दुनिया में हर कहीं भी आप देखो कॉन्फ्लिक्ट ही कॉन्फ्लिक्ट हो रहा है। सब लोग एक दूसरे से झगड़ा कर रहे हैं, और झगड़े का मतलब ये नहीं है कि भाई सड़क पे उतर के मार कुटाई हो रही है, वो नहीं। कॉन्फ्लिक्ट मतलब किसी ना किसी के प्रति मन में कोई ना कोई एक नेगेटिव भाव है कि अरे यार वो तो ऐसा है, ये ऐसा, ये चल ही रहा है ना। पीपल फाइट ओवर वेरियस इश्यूज एंड देयर इज नो पीस इन द वर्ल्ड। किसी ना किसी मुद्दे पे बहस, किसी ना किसी मुद्दे पे लड़ाई झगड़ा चल रहा है, तो कहीं भी शांति सी नहीं है। Explain or describe based on your reading of the poem Fire and Ice. Now you are supposed to explain it कि हर जगह ये जो चल रहा है वो कैसे, क्यों, क्या है। You are supposed to explain that कि आपने जो पोम पढ़ी है उससे। तो उससे आपको क्या समझ में आ रहा है कि ये सब इसलिए हो रहा है कि इंसानों की डिजायर्स का कोई अंत ही नहीं है। उसके अंदर जो लैक ऑफ इमोशंस आ गए हैं ना कि भाई हमें क्यों किसी से अच्छे तरीके से बात करनी है, क्यों हमें किसी के साथ कोई रिलेशन निभाने की जरूरत है, नहीं, इनकंसिडरेट होना गलत है। तो यू आर सपोज टू एक्सप्लेन दिस ओनली इन दिस आंसर।
Hatred is a predominant issue in today's world. The neighbor hates his neighbor, brother hates his brother, none is willing to forgive each other or tolerate each other. मतलब ना तो कोई किसी को माफ करना चाहता है, अगर कोई बात हो गई है तो एकदम नाराज होके बैठ जाना होता है कि अरे उसने पता है मुझे ऐसे कह दिया था, लाइफ टाइम मैं नहीं भूलूंगी उसने जो मुझे कहा, हम एकदम उस बात को पकड़ कर बैठ जाते हैं और इस वजह से हम ना नाराज होना दूसरे के प्रति एक नफरत सी होना हमारे अंदर शुरू हो जाता है एज अ रिजल्ट ऑफ द हेट्रेड। और इसी नफरत की वजह से क्या होता है, वी लिव इन अ वेरी फ्रेगमेंटेड वर्ल्ड, यानी यूनिटी नहीं रही है वर्ल्ड के अंदर। ये कोई बात हो गई हो तो एक यूनिटी जो होती है ना वो नहीं रही है। हर लोग ना एक दूसरे से फ्रेगमेंटेड हो जाना, बिखर जाना, कि जो एकता की जरूरत है, क्योंकि यूनिटी मीन्स स्ट्रेंथ, और वो नहीं रही है, और वो सिर्फ इस हेट्रेड की वजह से, जेलसी की वजह से। If hatred continues to rule our lives and world, nothing will remain intact. All our achievements will perish and the world will come to an end. Perish word क्यों यूज किया है यहाँ पे मैंने, क्योंकि ये वर्ड आपके फॉर्म में भी यूज हुआ है। आप यहाँ पर डिस्ट्रॉय, डिस्ट्रक्शन कुछ भी वर्ड यूज कर सकते थे, बट आपकी पोम में जो वर्ड यूज होते हैं ना बेटा, इनफैक्ट आपके किसी भी टेक्स्ट में, टेक्स्ट यानी जो चैप्टर है या पोम है, उसमें जो वर्ड्स यूज होते हैं, अगर आप वही वर्ड्स अपने आंसर्स में यूज करेंगे ना तो वो की वर्ड की तरह इस्तेमाल होता है, या वो बहुत इंपॉर्टेंट वर्ड की तरह, तो वो आपका आंसर और अप्रोप्रिएट बनाता है। सो दैट्स व्हाई ऑलवेज यूज द वर्ड्स दैट्स बीन यूज्ड इन योर टेक्स्ट और पोएम्स, ठीक है। If we have to save the world, we need to learn how to forget and forgive. And for this, we need to have an enormous amount of love and compassion and be willing to tolerate the differences and learn to get along with each other. It means कि कई बार हमारी मतभेद हो भी जाते हैं, कई बार डिफरेंस ऑफ ओपिनियंस की वजह से लड़ाई झगड़े भी कई बार हो जाते हैं, लेकिन फिर उस चीज को खत्म करना चाहिए। ऐसा नहीं कि उसे कंटिन्यू करो, कि नफरत है किसी से, कोई पसंद नहीं है, लेकिन उसे खत्म करने की कोशिश करो, उस नफरत को खत्म करने की कोशिश करो। You need to be considerate, you need to be compassionate again, कि दूसरों के प्रति एक भाव होना, कि हो सकता है हमारे किसी एक्शन से किसी दूसरे को बहुत तकलीफ हो, तो क्यों इस तरीके से बिहेव करना है कि जिसकी वजह से दूसरे को तकलीफ हो। तो अनजाने में हमसे ही अगर हो जाए तो एक अलग बात है, लेकिन आजकल लोग जानबूझकर इस तरीके की हरकत करते हैं कि मैं ऐसे करूं तो दूसरे को तकलीफ होगी। ये कभी नहीं करना चाहिए। ये जो इंटेंशनल हम दूसरे को हानि पहुंचाने की जो सोचते हैं और जो हरकतें करते हैं, यही बेसिकली वो इमोशन है जो इस दुनिया को खत्म कर देगा एक दिन, ठीक है। सो दिस वाज द फर्स्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। द नेक्स्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन इज व्हाट इज द टोन एंड राइटिंग स्टाइल ऑफ द पोएम। पोएम्स की राइटिंग स्टाइल और टोन का पता होना हमेशा जरूरी है। तो जो टोन है इस पोएम की वो क्या है, द टोन इज कॉन्टेम्पलेटिव एंड रिफ्लेक्टिव। कॉन्टेम्पलेटिव का मतलब होता है एक्सप्रेसिव होना। कोई भी आपका जो विचार है, आपके जैसे रॉबर्ट फ्रॉस्ट के दिमाग में अगर कोई विचार है तो उस विचार को लेकर वो कितना एक्सप्रेसिव है, वो अपने थॉट प्रोसेस बता रहा है कि भाई मेरे ख्याल से ना दुनिया इस डिजायर्स के चक्कर में और ये दूसरों से हेट्रेड के चक्कर में खत्म हो सकती है। उसका खुद का एक ओपिनियन है और उस ओपिनियन को इस पोम के थ्रू वो बता रहे हैं, उसको फायर के थ्रू एक्सप्रेस कर रहे हैं, आइज के थ्रू एक्सप्रेस कर रहे हैं। रिफ्लेक्टिव का मतलब ये होता है कि जब आपके साथ कोई पर्सनल एक्सपीरियंस हुआ हो, उस पर्सनल एक्सपीरियंस को आप एक्सप्रेस करो। तो यहाँ फ्रॉस्ट भी वही एक्सप्रेस कर रहे हैं कि पोम के थ्रू अपना एक ओपिनियन और अपना एक एक्सपीरियंस एक्सप्रेस कर रहे हैं, ठीक है। With an underlying sense of ambiguity and irony. Now, what is the meaning of ambiguity? Ambiguity या ambiguous, इसका मतलब होता है किसी एक बात का एक सिंगल मीनिंग नहीं होना, मल्टीपल मीनिंग्स होना, विच मीन्स कि इस पोम के अंदर हम फायर और आइस की बात कर रहे हैं। इनफैक्ट टाइटल भी यही है इस पोम का, फायर एंड आइस। लेकिन क्या हम एक्चुअल में फायर एंड आइस की बात कर रहे हैं? नहीं। एक मीनिंग तो हो गया कि फायर और आइस की बात कर रहे हैं कि भाई आग से जलकर और आइस में जमकर दुनिया खत्म हो जाएगी। एक मीनिंग तो ये है, दिस इज द वन मीनिंग। द अदर मीनिंग ऑफ फायर एंड आइस इज hatred and insensitivity, lack of emotions and jealousy, desires, uncontrollable desires, ये दूसरा मीनिंग है। सो मल्टीपल मीनिंग्स होना किसी एक ही बात के, उसे एम्बिग्विटी कहते हैं। तो इस पोम की यही टोन है कि एम्बिगुअस पोम है। इसके अलावा इसमें एक आयरनी भी है। आयरनी क्या है? इस पोम के अंदर आयरनी का मतलब है कॉन्ट्रास्टिंग थॉट्स या कॉन्ट्रास्टिंग आइडियाज। द वेरी फर्स्ट टू लाइन्स ऑफ दिस पोएम इज कि पहली लाइन में तो कह रहे हैं कि आग में जलकर दुनिया खत्म हो जाएगी, और दूसरी लाइन में कह रहे हैं कि बर्फ में जमकर दुनिया खत्म हो जाएगी। ये दोनों थॉट्स आपस में किस कदर कॉन्ट्रास्टिंग है।
मतलब इतने कॉन्ट्रास्टिंग है कि एक में तो आप टेम्परेचर इतना बढ़ा रहे हो कि जली जाएगी दुनिया, और दूसरे में इतना गिरा रहे हो टेम्परेचर कि जम ही जाएगी दुनिया। ठीक है, तो ये कॉन्ट्रास्टिंग जो है उसे ही यहाँ पर आयरनी कहा गया है। सो द ट्रू टोन ऑफ दिस पोएम इज कंटेम्पलेटिव एंड रिफ्लेक्टिव विच गिव्स एन एम्बिगुअस एंड आयरॉनिक मीनिंग। ठीक है, Frost explores the potential end of the world through the contrasting elements of fire and ice, which symbolize intense emotions such as desire and hatred, respectively. Again, इसकी मीनिंग को ही एक्सप्लेन किया है कि फायर एंड आइस किस तरह से दुनिया को खत्म कर सकते हैं। नाउ व्हाट इज द राइटिंग स्टाइल? इट्स वेरी कैजुअल, वेरी सिंपल. रॉबर्ट फ्रॉस्ट हैज रिटन इन वेरी वेरी ल्यूसिड लैंग्वेज. ठीक है, ल्यूसिड लैंग्वेज अगेन इजी लैंग्वेज जो समझना बहुत आसान है. So the poet has used casual, simple language and brief yet impactful lines. ये same quality जो है ना, brief yet impactful lines, ये same quality Dust of Snow poem की भी है कि बहुत ही छोटी poem है, lines भी जो है बहुत छोटी छोटी lines है, लेकिन कम शब्दों में बड़ा meaning होना. ठीक है, which is characteristic of his works. ये एक बहुत ही strong characteristic है रॉबर्ट फ्रॉस्ट के कामों की कि भाई वो अपनी बात कम शब्दों में अपनी बात बेस्ट पॉसिबल तरीके से कह पाता है. ठीक है, तो आई एम श्योर आपको ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस अच्छे से समझ में आ गए होंगे स्टूडेंट्स, और इस क्वेश्चन के साथ ये वीडियो भी यहाँ पर एंड होता है. एंड आई एम श्योर आपको ये पूरी पोएम, चाहे पोएटिक डिवाइस हो या फिर थीम्स हो, वो सब अच्छे से समझ में आ गया होगा. लेकिन 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 अगर फिर भी कहीं कोई डाउट है तो क्या करना है? कमेंट करके पूछ लेना है. डाउट्स का बैकलॉग, वीडियोस का बैकलॉग कतई नहीं रखना है, ये मैं आपको पहले भी कई बार बोल चुकी हूँ. तो डाउट होने पर पूछ लेना है बिल्कुल. और कैसा लगा ये वीडियो वो भी मुझे जरूर बताना है. अपना ध्यान रखना है. इस वीडियो को लाइक शेयर जरूर करना है, मैक्सिमम स्टूडेंट्स तक इसे पहुंचाओ. और अगर अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो इसे जरूर सब्सक्राइब भी कर लें. ऑलराइट स्टूडेंट्स, हम मिलते हैं अगले वीडियो में. अपना ध्यान रखिए. टेक केयर एंड गुड बाय.